जो लोगों की आकांक्षा थी कि बिहार भी आगे बढ़े, तो उसका प्रयास किया। चाहे बुनियादी ढांचा का प्रश्न हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र हो, समाज में सौहार्द हो, सद्भाव हो, कानून का राज हो, तो सभी क्षेत्रों में और सभी चीजों के मामले में बिहार में काफी कुछ किया गया है। लेकिन कोई अगर स्पेसिफिक प्रश्न होगा तो उसका उसी प्रकार से उत्तर दिया जाएगा। एक सवाल ये उठता है कि आप 10 में से 8 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और भाजपा का ये कहना है कि इन 8 सालों की आप विकास में हमारा भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज आप दोनों अलग अलग वोट मांग रहे हैं, आपको लगता है कि जो उनकी हिस्सेदारी है वो वाजिब है? देखिए, उनके साथ समस्या एक ही है कि वो उपलब्धियों में हिस्सेदारी मांगते हैं और जो चीज नहीं हो सका उसका ठीकरा वो दूसरे पर फोड़ना चाहते हैं। वो कमाल के सहयोगी रहे हैं। आपने पूछ दिया तो मैं बताना चाहता हूं, सहयोगी थे और कोई बात कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं और न मैं उनकी भाषा में कोई बात करना चाहता हूं। हमारी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है। तो उनके दावे पर मत जाइए, तो हर चीज की दावेदारी करते हैं, हर चीज की वो दावेदारी करते हैं। थे, जरूर थे साथ, और हमारा जो अलगाव हुआ वो सिद्धांत के कारण हुआ। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप मढ़ना शुरू किया, वो अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं। अब उनको मैं किस चीज का श्रेय दूं? कभी जिन विभागों को वो चलाते थे उसका श्रेय मानते हैं कि वो तो पूरा उन्हीं का है। जिन विभागों से उनका कोई मतलब नहीं था उसमें भी कहते हैं कि हम शेयरर हैं। तो कोई एक कसौटी वो नहीं तय कर पाते कि किस कसौटी पर वो श्रेय लेंगे। लेकिन जब तक साथ थे, मैंने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया और हमेशा महत्वपूर्ण निर्णयों में उन लोगों को विश्वास में लिया। ये गठबंधन धर्म का हमने पालन किया। लेकिन आज की तारीख में अगर वो किसी चीज की दावेदारी करते हैं और जो चीजें आज दिख रही हैं, बिहार का जो एक विकास की भूख जो बिहार में जगी है, वो सबसे बड़ी चीज है। मैं लालू जी के पास जाने से पहले एक सवाल का संक्षेप में आपसे आंसर चाहूंगा कि आपने ठीक कहा कि नाकामियों में वो हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। कोई एक ऐसा फैसला, एक ऐसा कदम जो आप उठाना चाहते थे और उनकी वजह से नहीं उठा सके बिहार के हित में, बताना चाहेंगे क्या? नहीं, ये उनकी सहयोग न मिला हो? नहीं, ये उनकी स्थिति नहीं थी कि हम कुछ करना चाहें और उसमें वो बाधा डालें। जी, ये उनकी स्थिति नहीं थी। वो बाधा डालने की स्थिति में नहीं थी और कोई बाधा डाले नहीं। यदा कदा एक दो मसले पर उनके मन में थोड़ी बहुत बात थी भी, लेकिन उसको वो प्रकट औपचारिक रूप से नहीं करते थे। मन में जो भी रहे, लेकिन औपचारिक रूप से वो प्रकट नहीं करते थे। लेकिन ऑफ लेट धीरे धीरे हमने देखा है कि उनके काम करने के ढंग में, तौर तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। खास करके हमने देखा है 2010 का जो चुनाव हुआ, तो 2010 के चुनाव के बाद दुनिया को मालूम है कि किसके नाम पर चुनाव लड़ा गया और जनता का क्या मूड था। लेकिन अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं तो वो बात करने लगे स्ट्राइक रेट की। अगर उस स्ट्राइक रेट की ठीक से व्याख्या कर दी जाए तो पता चलेगा कि उनके लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन मैंने कभी इस विषय को उभारा नहीं और हमने इसको झेल लिया। यही नहीं,
हमने जो कुछ भी सामाजिक क्षेत्र में काम किया, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने की हमने कोशिश की। उसमें हमने किया जैसे दलित समाज में भी जो हाशिए पर हैं, पूरा दलित समाज के लिए काम हुआ, लेकिन जो समाज हाशिए पर था उसको महादलित वर्ग के रूप में चिन्हित करके काम हुआ। पिछड़े वर्गों में पिछड़ापन है, लेकिन उनमें भी जो ज्यादा पिछड़े थे, अति पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए ज्यादा योजनाएं बनी, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, समाज के हर तबके के लिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमने जहां जात को जमात में बदलने की कोशिश की, हमने उनको देखा कि वो जात जात का वो सम्मेलन करने लगे। उनका तरीका दूसरा था। सरकार के कार्यों के माध्यम से समाज में एक विशेष सामाजिक परिस्थिति जो पैदा हो रही थी, उसको तोड़ने की भी उन्होंने कोशिश की। महादलित वर्ग में भी जातियों के बीच वो पैक्ट बनाने की कोशिश करने लगे। अति पिछड़े वर्गों में भी वो जातियों के आधार पर वो काम करने लगे। तो ये बोलते क्या हैं, ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जितना कास्ट सेंट्रिक अप्रोच बीजेपी की राजनीति में आया है, उतना देश की राजनीति में किसी दल में नहीं होगा। लेकिन बोलेंगे कुछ, तो हमने देखा है कि ये ऑफ लेट उनका ये काम शुरू हो गया। उससे पता चल गया था कि अब उनको जो एक जगह मिल गई इस गठबंधन के कारण, एक जगह जो उनको बिहार में मिली, उनका कोई बड़ा जनाधार बिहार में नहीं था। बिहार के दक्षिणी हिस्से में, जो अब झारखंड प्रांत के नाम से जाना जाता है, वहां उनका 77 से ही, चूंकि जनता पार्टी बनी थी, सारा ज्यादातर सीट उनको मिल गया, तो वहां धीरे धीरे उनका कुछ बन रहा था। लेकिन जो बिहार 2000 में बचा, उसमें कोई खास नहीं था। इस गठबंधन के कारण उनको जो आधार मिला, तो 2010 के बाद उनके मन में ये बात आ गई कि अब सीधे अपने बलबूते पर आगे बढ़ना। तो ये बाद में जो बोलते रहते हैं ना, इन बातों में कोई दम नहीं है, उनकी सोची समझी रणनीति थी। ये उदयकांत चौधरी जी का सवाल है नीतीश जी आपके लिए कि समृद्ध और संपन्न बिहार बनाने का जो आपका संकल्प है, तो बिना केंद्र सरकार की सहयोग के आप कैसे उसे पूरा करें? क्यों? इसमें केंद्र सरकार के असहयोग की बात कहां है? हम लोग तो बिहार में जब एनडीए का गठबंधन था और यहां राज्य सरकार में थे, तो केंद्र में तो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, और सारे देश में ये देखने को मिला है कि केंद्र में अगर राजनीतिक रूप से विरोधियों की सरकार है, तो राज्य का विकास रुकता नहीं है, राज्य का विकास और तेज होता है। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश ने तरक्की की, छत्तीसगढ़ ने तरक्की की, सबने तरक्की की है। तो इसलिए ये केंद्र के असहयोग का कहां प्रश्न पैदा होता है। और आजकल तो बात हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, क्या है पता नहीं, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, और राजनीतिक रूप से अगर दो भिन्न लोगों की अगर सरकार है, भिन्न समूहों की, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। उदाहरण तो ज्यादा फायदे के ही पड़े हुए। एक सवाल प्रोफेसर संतोष कुमार का है कि अगर आपको बीजेपी से मुक्ति मिलती है, तो आप लैंड रिफॉर्म बिल लाएंगे सत्ता में आने के बाद? जो हमारे टीचर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे प्रोफेसर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स तो हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं। लैंड रिफॉर्म्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमारे लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट होने चाहिए। जैसे भी लैंड रिकॉर्ड्स थे, उनको अपडेट हमने करने की कोशिश की है। लेकिन जो आज सबसे बड़ी जरूरत है, वो है नए सिरे से सर्वे और सेटलमेंट की, और वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। सर्वे सेटलमेंट नहीं होगा। आज पता लीजिए, परदादा का ही नाम चला आ रहा, दादा का ही नाम चला आ रहा। आप देखेंगे तो ये सारे जो लैंड डिस्प्यूट आपको दिख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो लैंड का सर्वे बहुत पुराना हो चुका है।
100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। इसलिए फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट के लिए हमने उसमें समय कम लगे, इसके लिए कानून बनाकर और वो काम शुरू कर दिया है हमने। और वो जब नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइटलशिप से लेकर के वो सारी चीज आज पूरे बिहार में नंबर 1, नंबर 2। बिहार की आबादी आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रही है, हर 10 साल में लगभग 24% की वृद्धि हो जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में जो जमीन की स्थिति पहले थी वही जमीन की स्थिति आज नहीं, निरंतर बदलती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, बंटवारा होता जा रहा है, जमीन के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में कंसोलिडेशन, चकबंदी बहुत जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य है सर्वे सेटलमेंट के बाद टोटल कंसोलिडेशन का, और उसके लिए हमने कानून बनाया, उस पर काम चल रहा। शुरुआती उसमें बाधाएं आई, चूंकि वो एरियल सर्वे का प्रावधान हमने रखा था। एरियल सर्वे को शुरू करने में इतने जगहों से परमिशन की जरूरत पड़ती है, डिफेंस से लेकर कई जगहों पर, तो ये शुरू में एहसास नहीं था कि ये इतना शुरू कराना दुरूह होगा। तो हर एरिया में शुरू कराने के पहले काफी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने जो सोचा था वो अवधि में वो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस तकनीकी प्रक्रिया के कारण, जो एरियल सर्वे का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और लैंड रिफॉर्म्स के प्रति हम सब कमिटेड हैं। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स के जो मायने परंपरागत तौर पर आप सोच रहे हैं वो आज के संदर्भ में बहुत हद तक अर्थहीन हो चुके हैं। एक नए सिरे से लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सोचना होगा। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर अब्दुल सलाम का है कि इलेक्शन सिर पर है और योग के जरिए हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप मुसलमानों को साथ लाने के लिए कुछ नया करना चाहेंगे? देखिए, जब तक आप हिंदू और मुसलमान के टर्म में सोचेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी लाभ लेती चली जाएगी। इस देश में और इस समाज में संघर्ष हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं, इस समाज में संघर्ष हो रहा है कट्टरपंथी हिंदू और उदारवादी हिंदुओं के बीच में। और उदारपंथी किन चीजों पर, उदार विचार किनका? हिंदुओं का, जिनका विचार संपत्ति के बारे में, स्त्री के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में जो उदारवादी विचार हो, सहिष्णुता, टॉलरेंस। कुछ लोग इनटॉलरेंट होते हैं। तो इन विषयों पर जिनका विचार उदारवादी है हिंदुओं में, उनका संघर्ष आज कट्टरपंथियों से चल रहा है। और ये कट्टरपंथी अपने को मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आप जरा कल्पना करिए, इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं का विशाल बहुमत, 80% के करीब हिंदू हैं, उससे भी ज्यादा है। और इसके अलावे कई जो संप्रदाय के लोग हैं, चाहे सिख मान लीजिए, तो ऐसे लोग उनके करीब हैं। ऐसी परिस्थिति में ये हमेशा अल्पसंख्यकों का डर दिखाते हैं। ये किस हद तक लोगों को कायर बना रहे हैं, डरपोक बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों का भय हिंदुओं को दिखाते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, कट्टरपंथ को मजबूत करना चाहते हैं। तो आज लड़ाई उनकी है, आज असल लड़ाई यहां है। और ये जो कुछ भी करना चाहेंगे, एक बात बहुत स्पष्ट है और धीरे धीरे नई पीढ़ी के बीच में हम सब लोग इसको ले जा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह देश तभी मजबूत रहा है और मजबूत हुआ है। इतिहास के पन्नों को उलटकर देख लीजिए, प्राचीन काल से लेकर अब तक जब जब उदारवादी मजबूत रहे, जब जब कट्टरपंथी हावी हुए हैं, देश कमजोर हुआ है, टुकड़ों में बटा है। इसलिए आज जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनके खिलाफ साफ तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में माहौल बनाना चाहिए। मैं तो समाज को हिंदू और मुसलमान के टर्म में देखता ही नहीं। समाज में जो
हमारे देश में किसी भी धर्म और मजहब को मानने का अधिकार है और सभी धर्म मजहब के लोगों को बराबर की आजादी है। इस आजादी को कोई छीन नहीं सकता और अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो सफल नहीं होगा और न सफल होने दिया जा सकता।